तो आज हम लोग न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, तो जो COPD है पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो COPD अच्छा होता क्या है? मेनली COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब ये किससे रिलेटेड है? हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज होती है जिसमें जो लंग्स होगा, लंग्स का जो एयरवे रहता है या फिर जो एल्वियोलाई होती हैं वहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाती है। एबनॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, वहाँ पे जो एयर फ्लो होती है वो ठीक से बाहर नहीं निकल पाती है। कारण क्या है? क्योंकि पेशेंट में लॉन्ग टाइम से वहाँ पे कफ, स्पूटम प्रोडक्शन और ब्रीथलेसनेस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई में उनकी इलास्टिसिटी कह सकते हैं डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इलास्टिसिटी का लॉस हो जाता है, और इसके अलावा वहाँ पे जो कह सकते हैं स्पूटम का प्रोडक्शन होता है वो वहाँ पे अकोमुलेट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे ब्रीथलेसनेस जैसी कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जो सीवियर कंडीशन होती है। ठीक है, और क्रोनिक का मतलब ही होता है जो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो रहे और धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप करे। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। मेनली जो हम एक्सपायरेशन करेंगे, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन में मेनली वहाँ पे मोस्टली एक्सपायरेशन में वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो इस कारण से इसको हम COPD कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो चलिए हम बात करते हैं डेफिनीशन की। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज ए कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। तो मेनली होता क्या है, जो COPD है और ये कैसी है, कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। मोस्टली इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं जो कि जिनको हम क्या करके प्रिवेंट करके डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें मोस्ट कॉमन अगर कारण देखा जाए तो क्या रहता है, स्मोकिंग। अगर हम स्मोकिंग को प्रिवेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है तो अगर वहाँ पे COPD डेवलप हो जाए तो क्या होगा, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट या फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके रिस्क फैक्टर को हम रिड्यूस करके क्या करेंगे, सिम्टम्स को, और वहाँ पे जो एग्जर्वेशन होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स रहेगा, अगर लंग्स डैमेज हो गए हैं तो कम्प्लीटली वहाँ पे ये रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने बताया इसमें क्या होगा, मान लिया एक बार अगर एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी वहाँ पे चली गई, वो डैमेज हो गई, तो क्या होगा, दोबारा वहाँ पे फिर से उसकी इलास्टिसिटी नहीं कम्प्लीटली उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड एयर फ्लो लिमिटेशंस। ठीक है, तो परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का मतलब होता है कि जो सिम्टम्स होंगे वो केवल कुछ टाइम्स के लिए नहीं होते हैं, वो हमेशा एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे बने रह सकते हैं। तो जैसे कि क्रोनिक कफ की कंडीशन है, स्पूटम प्रोडक्शन हो गया, शार्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गई जिसको हम डिस्पनिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीजिंग की कंडीशन हो गई, फिजिकल एक्टिविटी पे वहाँ पे फटीग जैसी कंडीशन डेवलप होनी, तो बहुत सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होना शुरू करते हैं। और वहाँ पे एयर फ्लो लिमिटेशंस भी होता है, क्योंकि मेनली कारण क्या होगा वहाँ पे जो हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करेंगे तो एक्सपायरेशन वहाँ पे पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एयरवे जो रहता है वो नैरो हो जाता है और वहाँ पे एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट होगा, पेशेंट के लिए वहाँ पे जो ट्रैप्ड एयर हो गए उसको बाहर निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। दो कारण मैंने बताया, क्योंकि एल्वियोलर जो सबसे पहले एयरवे नैरो हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, जो एल्वियोलाई होती हैं उनकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, जिसके कारण एक्सपायरेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी और एयर फ्लो लिमिटेशंस हो जाएगा, एयर ट्रैप हो जाएगी और वहाँ पे ब्रीथलेसनेस की कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है resulting from abnormalities of the airway and alveoli usually caused by significant exposure of harmful particles or gases। तो मेनली होता क्या COPD में, मेनली दो एरिया अफेक्टेड होती हैं। पहला एयरवे ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें हम ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से सारी चीज़ें होगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एयरवे में क्रोनिक इन्फ्लामेशन, म्यूकस प्रोडक्शन जैसी कंडीशन डेवलप होगी। एयरवे की जो वाल होगी वो उसकी थिकनिंग बढ़ जाएगी वहाँ पे, और वो वहाँ पे नैरो हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो एयर का पैसेज होगा
वो वहाँ पे डिफ़िकल्टी से होगा, ठीक है। पैसेज नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, एयर प्रॉपरली वहाँ पे उसका फ्लो भी इनहिबिट होगा। इसके अलावा एल्व्यूलाई, दूसरा जो एल्व्यूलाई होती हैं जो वहाँ पे एयर सैक्स जिनको हम कहते हैं, ये क्या होते हैं, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो सीओपीडी पेशेंट में क्या होगा, जो एल्व्यूलर वाल होती है वो डैमेज हो जाती और उसकी जो इलास्टिसिटी होती है उसकी रिक्वायर वहाँ पे कम हो जाती। तो इससे क्या होगा, जो लंग्स होगी, लंग्स में एयर वहाँ पे ट्रैप हो जाती, क्योंकि वो एक्सपायरेशन वहाँ पे हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो दो कारण हुए, पहले एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ जिसके कारण वहाँ पे जो एयर होगी उसको अंदर ले जाना कह सकते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफ़िकल्टी हुई। दूसरी बात एल्व्यूलर में, एल्व्यूलर जो एल्व्यूलर की इलास्टिसिटी वहाँ पे डैमेज होगी, जो एल्व्यूलाई होंगे इलास्टिक रिकॉइल की कंडीशन डिक्रीज हो गई, जिसके कारण वहाँ पे एयर में ट्रैप हो जाती, एयर ट्रैप हो जाएगी और वहाँ पे एयर का फ्लो हो जाएगा, वो लिमिटेशंस हो जाएगी, उसकी लिमिट में रहेगी एयर फ्लो, प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये मोस्टली काज बाई सिग्निफिकेंट एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स या गैसेज। तो यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती हैं, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हो गए या जो गैसेज होती हैं, उनके एक्सपोजर से वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इसका देखा जाए तो मैंने क्या बताया, सिगरेट स्मोकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। तो ये ऐसा नहीं कि केवल सिगरेट स्मोकिंग से होता है, 80 से 85% केसेज जो रहते हैं वो केवल सिगरेट स्मोकिंग से रहते हैं। इसके अलावा जो बायोमास फ्यूल में स्मोक हो गया या फिर जो आउटडोर एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन रह गया, ऑक्यूपेशनल डस्ट हो गई, केमिकल फ्यूम, बहुत सारी इंडस्ट्रीज गैसेज, ये बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी कह सकते हैं रहते हैं, कह सकते हैं रिस्क फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया हार्मफुल गैसेज, हार्मफुल पार्टिकल्स हो गए या गैसेज होंगी, इनका एक्सपोजर वहाँ पे धीरे धीरे लगता रहता है और वहाँ पे धीरे धीरे क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप होगी, एयरवे और एल्व्यूलर वाल डैमेज होगी, एयर फ्लो लिमिटेशंस होगा और वहाँ पे सीओपीडी जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है द एयर फ्लो लिमिटेशन इज जनरली परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव। तो देखो जो एयरवे का फ्लो होता है सीओपीडी में मेनली क्या होगा, जो एयर फ्लो लिमिटेशंस होता है वो मोस्टली ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली होगा, वहाँ से कम्प्लीटली ऐसा नहीं, कम्प्लीटली वहाँ पे रिवर्सिबल नहीं होता है। तो अगर वो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ वहाँ पे डिजीज़ अगर वहाँ पे बढ़ेगी तो क्या होगा, वहाँ पे प्रोग्रेसिव डैमेज होगा। अगर मान लिया परसिस्टेंट हो गया है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन से ऑब्स्ट्रक्शंस बना हुआ है, या फिर प्रोग्रेसिव है, कुछ टाइम के लिए पेशेंट को कुछ समय के साथ वहाँ पे लंग फंक्शन धीरे धीरे वहाँ पे डिक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव हर पेशेंट में एक समान कह सकते नहीं होता है, ठीक है। तो मेनली होता क्या है, although the rate of progression varies among the individuals, मेनली होगा क्या, जो इंडिविजुअल्स होंगे सीओपीडी के पर्सन्स होंगे तो हर एक पर्सन में क्या रहेगा, इसकी जो स्पीड रहेगी, प्रोग्रेशन की स्पीड रहेगी वो अलग अलग रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी में एक ही स्पीड से वहाँ पे प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। हर एक पेशेंट में अलग अलग प्रोग्रेशन होगा। कुछ पेशेंट में क्या होगा, डिजीज जो होगी रिलेटिवली स्लो प्रोग्रेस करती है, जबकि कुछ में क्या होगा, वहाँ पे लंग फंक्शन बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर जाते हैं। तो प्रोग्रेशन पर बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो डिपेंड करते हैं। अगर वो कोई कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है, एक्सपोजर लग रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे जल्दी इफेक्ट होगा, ठीक है। सीवियरिटी ऑफ डिजीज का रिकरेंट एक्सपोजर, तो बहुत सारे ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट, तो मान लिया कोई ऐसी जगह वर्क कर रहा है जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर कंटिन्यूअस उसको लग रहा है, तो वहाँ पे जो होगा वो जल्दी इफेक्ट करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पे डिजीज़ के प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा एक्सपोजर लगेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, डिजीज़ ज़्यादा चांसेज होंगे, ठीक है। तो ये देखिए डायग्राम है इसका, यहाँ पे जो ट्रैकिया है, जैसे यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है हेल्दी लंग्स, ये लंग्स उसके हेल्दी लंग्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा डायग्राम हो गया, इसके बाद देखो ये क्या हो गया, एम्फाइसेमा की कंडीशन में क्या होता है, जो एल्व्यूलर वाल रहती है ये एल्व्यूलाई हो गई, कोलैप्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे इनकी इलास्टिसिटी वहाँ पे रिकॉयल हो गई है, ठीक है, रिड्यूस हो गई है, रिकॉयलिंग रिड्यूस हो गई है, प्रॉपर वहाँ पे इलास्टिसिटी उनकी ख़त्म हो गई है, जिसके कारण वो प्रॉपरली क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, वो कोलैप्स हो जाते हैं और वहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है,
ठीक है। सेकेंड है ब्रोंकाइटिस की कंडीशन। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, वहाँ पे म्यूकस का अकोमुलेशन ज़्यादा होता है। अब जो म्यूकस का अकोमुलेशन ज़्यादा होगा इसकी वजह से वहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी और वहाँ पे प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये दो कंडीशन अलग अलग रहती हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेजर कंपोनेंट्स इनके कौन कौन से रहते हैं, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ COPD। ठीक है। तो COPD के कोई कह सकते हैं जो COPD एक सिंगल कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, इसमें मेनली क्या रहेगा, जो एयरवे रहेगा और जो एल्वेओलाई में अलग अलग एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। तो उसी के बेसिस पे वहाँ पे जो COPD है वो उसको दो मेजर कंपोनेंट्स के बारे में वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। पहला कौन सा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरी एम्फाइसेमा। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। तो यहाँ पे क्या होता है, विद एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन। तो मेनली होता क्या है, जो ब्रोंकाई क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मेनली होता क्या है यहाँ पे, जो ब्रोंकाई होंगी वो उसमें क्या रहता है, वो आगे चल के ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, फिर एल्वेओलाई में। जो कि ब्रोंकाई कहाँ से निकलती है, ट्रैकिया की, जो ट्रैकिया रहेगी, ट्रैकिया से पहले किस में कन्वर्ट होंगी, ब्रोंकी में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेओलाई। तो जो ब्रोंकाई होती हैं इसमें जान लो जो एयर वे रहेगा वो आसानी से यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये ट्रैकिया से निकली रहती है। इनका जो अंदर से ये हालो जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है। ल्यूमेन इनका ज़्यादा चौड़ा रहता है। ठीक है। तो आगे जाके फिर लंग्स में इंटर करती हैं जाके। तो होता क्या है, जब वहाँ पे अब मान लिया किसी को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो जो ब्रोंकाई होंगी उनकी लाइनिंग में धीरे धीरे वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, जो एयरवे की वाल रहेगी, जो एल्वेओलाई की वाल रहेगी, सॉरी जो वहाँ पे ब्रोंकाई की वाल रहेगी वो धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और वहाँ पे एयरवे का जो ल्यूमेन होगा वो धीरे धीरे वहाँ पे नैरो हो जाएगा। अब जब ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे एयरवे फ्लो जो होगा, एयर का जो फ्लो होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे म्यूकस का एक्सेसिव म्यूकस का भी प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। और क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ है उसके कारण क्या होगा, म्यूकस जो प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं और जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, इनकी एक्टिविटी वहाँ पे नंबर्स जो उनका होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इसके कारण वहाँ पे क्या होगा, जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता है। अब जब एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वहाँ पे जो हमारा एयरवे रहता है वहाँ पे ये अकुमुलेट होने लगता है। और वहाँ पे जब एक्यूमुलेट होने लगेगा तो वहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी और वहाँ पे एयर फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्ट होगा जाके। ठीक है। क्योंकि ल्यूमन वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, ल्यूमन उसके नैरो हो जाएगा और वहाँ पे जो किसके कारण, म्यूकस के एक्यूमुलेशन के कारण। अब जब ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो एयर फ्लो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो एयरवे में मेनली जो म्यूकस होगा वो प्रोड्यूस होगा, इसके अलावा इरिटेशन रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो बॉडी होगी इसे बाहर निकालने में जो कफ रिफ्लेक्सेज होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे कंटिन्यू वहाँ पे परसिस्टेंट कफ की कंडीशन डेवलप होती है और प्रोडक्शन, स्पूटम प्रोडक्शन डेवलप होता है। ठीक है। क्योंकि जब म्यूकस वहाँ पे अकोमुलेट हो रहा होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे जो कफ रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं वो म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होता है वहाँ पे प्रॉपर्ली वो बाहर निकल नहीं पाता और वो वहाँ पे अकोमुलेट होने लगता है। ठीक है। जिसके कारण वहाँ पे कफ की कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एम्फाइसेमा की कंडीशन। एम्फाइसेमा इट इज़ ए characterized of permanent enlargement of the distal air space with destruction of alveolar wall and loss of elastic recoil। तो मेनली होता क्या है, एम्फाइसेमा ये दूसरा मेजर कंपोनेंट्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट इन्लार्जमेंट ऑफ डिस्टल एयर स्पेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लंग्स में ब्रोंक्यूल्स होंगे, ब्रोंक्यूल्स के आगे जो एल्वेओलाई रहती हैं और जो डिस्टल एयर स्पेस रहता है वहाँ पे एम्फाइसेमा की कंडीशन डेवलप। और एम्फाइसेमा में क्या होगा, जो डिस्टल एयर स्पेस होगा वहाँ पे परमानेंट इन्लार्जमेंट हो जाता है एल्वेओलाई का। और ये जो हो रहा है वहाँ पे इन्लार्जमेंट हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल टेम्परेरी है, ये परमानेंट स्ट्रक्चरल वहाँ पे डैमेज हो जाता है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, जो एडजेसेंट एल्वेओलाई रहती हैं उनकी वाल क्या करती हैं, इंटैक्ट रहती हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एम्फाइसेमा में क्या होगा, जो एल्वेओलर वाल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
एल्व्यूलर वाल जब डैमेज हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके कारण जो वहाँ पे एल्व्यूलर स्पेसेस रहते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब जो मर्ज हो जाएंगे तो एक एबनॉर्मल एयर स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, एक लार्ज एल्व्यूलाई भी डायग्राम दिखाए भी थे। मेनली क्या होता है, देखो अभी दिखा रहे हैं, देखो इसमें क्या हो गया, एक पूरा कोलैप्स होके एक लार्ज स्पेस बना लिया। ठीक है, एबनॉर्मल स्पेस बना लिए। अब जब एबनॉर्मल स्पेस वहाँ पे हो गया है तो जब हम गैस को मतलब जब हम इनहेल करेंगे एयर को तो वो जाके वहाँ पे ट्रैप हो जाती है और उसको फिर वहाँ पे बाहर निकालना फिर कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से होता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर्ली वहाँ पे एम्फाइसेमा में क्या हो जाएगा, परमानेंट इलार्जमेंट हो जाएगा और वहाँ पे लॉस ऑफ रिक्वायल कह सकते हैं। अब जब प्रॉपर वहाँ इलाजमेंट हो जाएगा, गैस ट्रैप हो जाएगी, प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेनली जो नॉर्मल लंग्स होते हैं उनमें जो एल्व्यूलाई होती हैं उनमें इलास्टिक रिक्वायल होता है। लेकिन जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होगा, वो लंग्स को एक्सपेंड हो जाएंगे और वहाँ पे एक्सपायरेशन के दौरान वो फिर से इलास्टिक रिक्वायल करेंगे और फोर्स के साथ एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एम्फाइसेमा में क्या होगा, जब एल्व्यूलर वाल डैमेज हो जाएगी, उनकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो इलास्टिक रिक्वायल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक, अब जब रिड्यूस हो जाएगा तो जो लंग्स होगी, जब हम एयर अंदर लेंगे तो उसको बाहर निकालने के लिए जो फोर्स लगाना होता है वो फोर्स वहाँ पे नहीं लग पाता है, क्योंकि एल्व्यूलाई की इलास्टिसिटी वहाँ पे डिक्रीज कर गई है। इसके कारण जो वहाँ पे एक्सपायरेशन होता है पर्टिकुलरली वहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और एयर ट्रैपिंग वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब जब एयर ट्रैपिंग बढ़ेगी जिसके कारण वहाँ पे ब्रीथलेसनेस जैसी कंडीशंस डेवलप होने लगती है। तो मेन कारण यही रहता है एम्फाइसेमा का, जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अगर देखा जाए जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है, यहाँ पे क्या होता है, एयरवे इन्फ्लामेशन, कोर डिफरेंस यही है दोनों में। अगर देखा जाए दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो जो मेन डिफरेंस होता है, इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो एयरवेज होता है एयरवे में क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा प्लस एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, जिसके कारण वहाँ पे जो एयरवे होगा नैरो होगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और वहाँ पे जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिसके कारण वहाँ पे एयरवे फ्लो लिमिटेशन होगा, प्रॉपर गैसेस कह सकते हैं प्रॉपर जो एयर होगी एल्व्यूलाई तक नहीं पहुँचेगी और वहाँ पे स्पूटम का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो हमारे कफ रिफ्लेक्सेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं और कफ का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन कारण यहाँ एम्फाइसेमा में क्या होता है, मेन प्रॉब्लम वहाँ पे जो एल्व्यूलाई होती हैं, जो एल्व्यूलर वाल होती है वो डैमेज हो जाती है और वहाँ की जो उनकी इलास्टिसिटी होती है वो लॉस हो जाती है एल्व्यूलर वाल की। अब जो इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी तो वो क्या हो जाती है, वहाँ पे एयर ट्रैप होने लगती है और एक्सपायरेशन वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन कह सकते होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो एयर फ्लो लिमिटेशंस की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, तो दोनों में होता परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशंस होता है, लेकिन वहाँ पे जो एम्फाइसेमा होती हैं उसमें एल्व्यूलर वाल डैमेज हो जाती है, तो ये ज़्यादा सीवियर माना जाता है ब्रोंकाइटिस के अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें परसिस्टेंट एक में क्या रहेगा, यहाँ पे एयर फ्लो लिमिटेशंस दोनों में परसिस्टेंट होगी, लेकिन एम्फाइसेमा में ड्यू टू एल्व्यूलर वाल डैमेज होने के कारण उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजिकल और रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीपीडी के बारे में। तो सबसे पहला अगर सबसे मेजर फैक्टर की बात की जाए तो सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर। अब देखो सिगरेट स्मोकिंग क्या रहता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर रहता है और इसमें क्या होगा, तो सिगरेट स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, प्रिवेंटिव रिस्क फैक्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, अगर हम स्मोकिंग को वहाँ पे प्रिवेंट कर देंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे जो वहाँ पे कह सकते हैं रहेगा, ठीक है, जो डिजीज़ रहेगी वो धीरे धीरे उसका प्रोग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज में अगर करते हैं तो। ठीक है, तो इसके अलावा टोबैको स्मोकिंग कंटेन्स नंबर्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस दैट काजेज क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, म्यूकस हाइपर सिक्रीशन, डैमेज ऑफ एल्व्यूलर स्ट्रक्चर। तो मेनली होता क्या है, अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन से वहाँ पे टोबैको स्मोक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा
वो वहाँ पे कंटिन्यू हार्मफुल केमिकल्स और जो पार्टिकल्स होंगे वो उनके कांटेक्ट में आता रहता है। अब जो कांटेक्ट में कंटिन्यूअस आ रहा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। मेनली होता क्या, जो टोबैको स्मोक में बहुत सारे केमिकल्स और जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करेंगे, जो एयरवे रहेगा और जो एल्वियोलाई रहेंगी उनको धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है। और जो इसमें जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हो गई और जो मीडिएटर्स होते हैं वो कंटिन्यूस वहाँ पे एक्टिव रहेंगे, क्योंकि लगातार वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ठीक है। और टोबैको क्या करेगा, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी पैदा करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी मतलब जो हार्मफुल रिएक्टिव ऑक्सीजन वहाँ पे रहेंगे वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। और लंग्स टिश्यूज़ को नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को डैमेज होने लगेगी। इसके अलावा वहाँ पे म्यूकस हाइपरटेंशन की बात करें तो म्यूकस हाइपर सिक्रीशन की भी बात होती है। मैंने बताया था वहाँ पे जो हमारी गॉबलेट सेल्स होगी या फिर जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स रहती हैं वो वहाँ पे हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन करने लगती हैं। अब जब एक्सेसिव म्यूकस वहाँ पे हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, हमारे जो एयरवे रहेगा वहाँ पे अकोमुलेट होने लगता है, और जब अकोमुलेट होने लगेगा तो धीरे धीरे जो एयर फ्लो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगी और वहाँ पे क्रोनिक ये कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है। क्रोनिक कफ हो गया, स्पुटम प्रोडक्शन हो गई, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। और वहाँ पे जो लॉन्ग ड्यूरेशन से वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग करने से भी क्या होगा, वहाँ पे जो एल्व्यूलर वाल होगी और जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिससे जो एल्व्यूलर डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ इलास्टिक रिक्वायल हो सकता है। तो इस प्रकार जो सिगरेट स्मोकिंग हो गया वो COPD में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे जो एयरवे इन्फ्लामेशन, म्यूकस हाइपर सिक्रीशन और एल्व्यूलर स्ट्रक्चर डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या करेगा, वहाँ पे परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशंस काज करेगा और वहाँ पे जो एल्व्यूलाई होंगी डैमेज होंगी और वहाँ पे COPD की कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है। तो अगर वहाँ पे अगर स्मोकिंग को हम छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से जो COPD के डेवलपमेंट और उसके प्रोग्रेशन का रिस्क भी धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो इसी कारण से रिवर्सिबल रहता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्रिवेंट करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बायोमास फ्यूल स्मोक। बायोमास फ्यूल स्मोक क्या होता है, मेनली ये भी COPD का एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है, स्पेशली उन लोगों में जो क्या हो बहुत एक लॉन्ग ड्यूरेशन से वहाँ पे अपने मतलब घर के अंदर वहाँ पे क्या करें, सॉलिड फ्यूल को जला करके खाना पकाते हैं। जैसे कि जो लोग वहाँ पे लकड़ी पे खाना बनाते हैं या फिर उनको क्या करेंगे, उनके लिए ज़्यादा कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है। बहुत लोग होते हैं जैसे जो लकड़ी हो गई या फिर जो कोयला रहता है, ठीक है, या फिर जो एनिमल डंग रहता है, सॉलिड फ्यूल्स होते हैं वो इस सब में आते हैं। ठीक है। अगर उनको जलाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्मोक होगा, स्मोक वहाँ पे होगा, स्मोक में बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे वहाँ पे, और उसमें जो रहती गैसेज भी रहती वो भी वहाँ पे निकलती हैं। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ स्मोक फ्रॉम वुड, कोल, ठीक है, एनिमल डंग, अदर सॉलिड फ्यूल्स में कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू COPD पर्टिकुलर फिर इंडोर वेंटिलेशन इज पुअर। तो मेनली ये उसमें होता है, मान लिया किसी के घर में वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्मोक होगा वो हमेशा कहाँ, घर के अंदर वहाँ पे जमा रहेगा, और पर्सन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे जो पोल्यूटेड एयर होगी उसको इनहेल करता रहेगा। इससे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा वहाँ पे कंटिन्यू इरिटेशन हो गया, क्रोनिक इन्फ्लामेशन वहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो अगर वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन से एक्सपोजर वहाँ पे लग रहा है तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो लंग्स के टिश्यूज होंगे वो डैमेज हो जाएंगे और वहाँ पे जो एयर फ्लो लिमिटेशंस होगा वो भी इंक्रीज हो जाता है और COPD का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये मेनली कारण क्या रहता है, मैंने बताया कि वहाँ पे मेनली जब भी कोई कोल हो गया, कोयला जिसको कहते हो, वुड हो गया, एनिमल डंग हो गया, कोई भी सॉलिड फ्यूल्स हो गया, अगर उसको हम घर के अंदर जलाते हैं और घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो वेंटिलेशन ना होने के कारण क्या होगा, जो वहाँ पे स्मोक है वो घर के अंदर ही रहेगा और वहाँ पे हम कंटिन्यू वहाँ पे रह के एयर को इनहेल करेंगे, वो पोल्यूटेड एयर होगी, वो धीरे धीरे हमारे लंग्स को डैमेज करती है। ठीक है। जो लंग के टिश्यूज होंगे उनको डैमेज कर देगी और उसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, एयर फ्लो लिमिटेशन बढ़ेगी और वहाँ पे COPD का रिस्क बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो रिपीटेड एक्सपोजर टू डस्ट, केमिकल फ्यूम्स, वेपर्स एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स ईटीसी कैन इंक्रीजेज द रिस्क। तो मैंने बताया जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मतलब होता है ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम करते हैं और वहाँ पे एक लॉन्ग ड्यूरेशन से काम कर रहे हैं और वहाँ पे डस्ट है, केमिकल फ्यूम्स हो गई, वेपर्स हो गई, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हो गया, उसके कांटेक्ट में वहाँ पे कंटिन्यू रह रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो हमारे लंग्स के लिए क्या रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं। तो कुछ ऑक्यूपेशंस रहेंगे उसमें वर्कर्स को कंटिन्यू वहाँ पे मिनरल डस्ट हो गई, ऑर्गेनिक डस्ट, केमिकल फ्यूम्स, गैसेज, इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स, इनको क्या करना पड़ता है, इनहेल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन से जो रिपीटेड एक्सपोजर वहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करेगा, वहाँ पे इरिटेशन काज करेगा और वहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है। इससे क्या होगा, जो हमारा एयरवे होगा या जो एल्वियोलर स्ट्रक्चर होगा वो वहाँ पे डैमेज हो जाएगा और धीरे धीरे परसिस्टेंट ये चीज़ें रहती हैं तो एयर फ्लो लिमिटेशंस होने लगता है और वहाँ पे जो COPD का रिस्क होता है और बढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्क प्लेस होते हैं जैसे डस्ट हो गई, माइनिंग जो हम बताए थे, कोल माइनिंग हो गए, या जो कंस्ट्रक्शंस रहता है वहाँ पे भी डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, फाइन पार्टिकल्स रहते हैं। और इसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्री रहती है वहाँ पे केमिकल फ्यूम्स बहुत सारे रहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वहाँ पे वेपर्स हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज हो गई जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट्स रहता है, वहाँ पे भी क्या रहता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वहाँ पे कंटिन्यू प्रेजेंट रहती हैं और बार बार वहाँ पे रिपीटेड एक्सपोजर लगता है, जिसके कारण वहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे इरिटेशन डेवलप होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है और वहाँ पे जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं डैमेज होने लगते हैं और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन काज होने लगेगा, ठीक है। जिससे जिससे क्या होगा, वहाँ पे COPD का रिस्क वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो वर्क प्लेस होगा वर्क प्लेस पर अप्रोप्रिएट वेंटिलेशन होना चाहिए, एक्सपोजर कंट्रोल होना चाहिए और वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उनका हमेशा यूज करना चाहिए, जिससे क्या कर सकेंगे, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आउटडोर एंड इनडोर एयर पोल्यूशन कैन कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डैमेज। तो जो एयर पोल्यूशन रहता है ये भी COPD का एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन से अगर आउटडोर और इनडोर एयर पोल्यूशन है तो उसका एक्सपोजर बार बार लगेगा, एक्सपोजर बार बार लगने से क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो पोल्यूटेड एयर होगी, पोल्यूटेड एयर में बहुत सारे फाइन पार्टिकुलेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, स्मोक्स हो सकती है, गैसेज हो सकती हैं या फिर बहुत सारे जो हार्मफुल पोल्यूटेंट रहते हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे हम उनको इनहेल करते रहते हैं, वो जाके हमारे लंग्स में वहाँ पे जाके एयरवे या फिर जो एल्वियोलर टिश्यू होते हैं वहाँ पे इरिटेशन काज करते रहते हैं। अब जब एयरवे में इरिटेशन काज करते रहेंगे तो जो क्योंकि बार बार एक्सपोजर लग रहा है उससे क्या होगा, वहाँ पे क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन काज होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर लंग टिश्यू वहाँ पे डैमेज होने लगेंगे। अब जब ये सारी चीज़ें वहाँ पे लंग टिश्यू डैमेज होने लगेंगे, इससे क्या होगा, वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बढ़ जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग COPD होगा उसका प्रोग्रेशन भी इफेक्टेड होगा, ठीक है। तो जो इंडोर एयर पोल्यूशन होगा वो भी सोर्स ऑफ बायोमास फ्यूल, स्मोक, जेट टोबैको स्मोक और जो पुअर वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें मैंने बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें होने के कारण होगा। आउटडोर में एयर पोल्यूशन हो गया, जैसे व्हीकल्स होती हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हो गया, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो अगर वहाँ पे एक लॉन्ग ड्यूरेशन से हम पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे रेस्पिरेटरी जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डैमेज होगा और वहाँ पे COPD का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कारण मैंने बताया एयर पोल्यूशन के कारण भी वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज जेनेटिक फैक्टर्स इज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। तो जेनेटिक फैक्टर मेनली जो COPD केवल ऐसा नहीं कि स्मोकिंग या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के कारण ही होता है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स रहेंगे जिनमें जेनेटिक फैक्टर भी ससेप्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जेनेटिक फैक्टर रहता है वो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी,
ठीक है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है जो कि क्या करती है, मेनली लीवर में उसका फार्मेशन होता है और लंग्स में जो न्यूट्रोफिल्स इलास्टेज रहती हैं जैसे टिश्यू डैमेजिंग एंजाइम से लंग टिश्यू को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो जब कोई पर्सन क्या होगा, उसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी होगी तो जो लंग्स का जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। अब जब प्रोटेक्टिव इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, जो एल्व्यूलर टिश्यूज होते हैं, मेनली जो इलास्टिन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, उनके प्रति कह सकते हैं ज़्यादा ससेप्टेबल रहेगा पर्सन, और लॉन्ग ड्यूरेशन से उससे क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट के एम्फाइसीमा डेवलप हो सकता है पर्सन के। ठीक है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी में एम्फाइसीमा बहुत ही कह सकते हैं इनिशियल स्टेज में ही या फिर कम ही एज में वो क्या होती है, डेवलप हो सकती है। और स्मोकिंग या जो अदर जो इन्हेलेशन एक्सपोजर होने पर उसका क्या होगा, लंग डैमेज का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो मेनली क्या होगा, अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी होगी तो उसका लंग का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, एल्वेलर टिश्यू डैमेज होने की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और वहाँ पे एम्फाइसीमा का रिस्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी है, इनहेरिटेड होती है और वहाँ पे सीवियर डिफिशियंसी वाले इंडिविजुअल्स में स्मोकिंग से बचना कह सकते हैं, मोस्टली बचे रहना ही एक उपाय रहता है। ओके। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।